the students of class 10 this video of subject economics page number 26, how to create more employment. From the above discussion we can see that there continues to be considerable unemployment in the primary sector. There are also people who want to work but not employed at all. In what way can one increase employment for people? Let us look at some of them. So from the above discussion हम लोगों ने we can see that there continues to be considerable unemployment in the primary sector कि primary sector में considerable unemployment है. There are also people who want to work but not employed at all. लोग काम करना चाहते हैं लेकिन employed नहीं है. In what ways you can increase employment for people? तो किस तरीके से हम लोगों के लिए employment increase कर सकते हैं, चलिए देखते हैं. Let's see. Take the example of Lakshmi with a 2-hectare plot of unirrigated land. The government can provide loan to her family to construct a well. तो एग्जाम्पल लेते हैं लक्ष्मी का. 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड उनके पास अनइरिगेटेड लैंड है, तो गवर्नमेंट ने उनको लोन प्रोवाइड किया टू कंस्ट्रक्ट ए वेल. टू इरिगेट द लैंड इन ड्राई सीजन, दिस विल हेल्प हर फैमिली टू गेट सेकेंड क्रॉप ड्यूरिंग रबी सीजन. तो ये क्या ड्राई सीजन में हेल्प करेगा और रबी क्रॉप के सीज़न में सेकेंड क्रॉप के लिए भी ग्रो करने के लिए मदद करेगा. लेट अस सपोज दैट 1 हेक्टेयर ऑफ वीट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 2 पीपल फॉर 50 डेज़. कि अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड 2 पीपल को 50 डेज़ के लिए वर्क देता है, इंक्लूडिंग सोइंग, वाटरिंग, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग तक का. सो 2 मोर मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन बी एम्प्लॉयड इन हर ओन फील्ड. तो 2 और मेंबर उसके एम्प्लॉयड हो जाएंगे उस फील्ड में. नाउ सपोज ए न्यू डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड, एक नया डैम कंस्ट्रक्ट हो जाता है, एंड कैनल आर डग टू इरीगेट मेनी सच फॉर्म, और कैनल के थ्रू मेनी सच फॉर्म इस तरीके से इरीगेट होने लगते हैं. दिस वुड हेल्प ए लॉट ऑफ पीपल टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल सेक्टर. तो इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रिड्यूस होगी प्रॉब्लम, और एग्रीकल्चरल सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट की जो है वो धीमे धीमे दूर होता रहेगा. नाउ सपोज इफ़ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप. मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने कुछ इन्वेस्टमेंट कर दिया मनी का ट्रांसपोर्टेशन के लिए और स्टोरेज ऑफ क्रॉप के लिए. देन द फार्मर्स हु प्रोड्यूस मोर देन देयर रिक्वायरमेंट वुड सेल देयर प्रोडक्शन एंड अर्न मोर मनी. तो फार्मर्स क्या करेंगे, अच्छे से अच्छा ग्रो करेंगे, उसको स्टोर कर पाएंगे और फिर उसको मार्केट में सेल करके मोर मनी गेट कर पाएंगे. दिस वुड नॉट ओनली हेल्प द प्रोड्यूसर बस आल्सो प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू सेवरल अदर पीपल. तो ये खाली प्रोड्यूसर को हेल्प प्रोवाइड नहीं होगी बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी जो सेवरल पीपल वहाँ पर वर्क करेंगे. पीपल सर्विस सेक्टर सच एज ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, ये भी डेवलप होगा. जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सर्विस सेक्टर भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ेगा तो ट्रेड भी बढ़ेगा. लक्ष्मी नीड इज़ नॉट ओनली कन्फर्म टू वाटर टू कल्टिवेट द लैंड, सी आल्सो रिक्वायर्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड पम्प सेट्स टू ड्रॉ वाटर. अब लक्ष्मी की नीड यही नहीं ख़त्म होती है वाटर तक ही. कल्टिवेट लैंड करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, पम्प सेट्स टू ड्रॉ वाटर. बीइंग ए पुअर फार्मर सी कैन नॉट अफोर्ड मेनी ऑफ दिस. तो पुअर फार्मर होने के साथ साथ वो ये सब चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएगी. सो सी विल हैव टू बोरो मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स एंड पे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो मनी लेंडर से उसको पैसे लेगी और इन सब चीज़ों को खरीदेगी, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होगा. इफ़ लोकल बैंक गिव्स हर क्रेडिट एज ए रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, सी विल बी एबल टू बाय ऑल दिस इन टाइम एंड कल्टिवेट हर लैंड. अगर लोकल बैंक प्रोवाइड कर देते हैं लोन तो उसका कम इंटरेस्ट भी लगेगा और वो सब परचेज भी कर पाएगी. दिस मीन्स दैट अलॉन्ग विद वाटर वी आल्सो नीड टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट. तो क्या कह रहे हैं, वाटर के साथ साथ चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट भी चाहिए टू द फार्मर फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव. वी विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट दिस नीड्स इन चैप्टर 3. तो इन चीज़ के बारे में हम लोग चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट में अच्छे से पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज देयर आर सम अदर मेथड्स टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. वन ऑफ देम इज टू आइडेंटिफाई, प्रमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज एंड services in rural and semi-rural regions where a large number of people may be employed. For example, suppose many farmers decided to grow arahar and chickpea pulse crop, setting up a dal mill to procure and process these and sell in the cities in one such example. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their product like potatoes and onions and sell them well the price is good. In the village near forest,
areas we can start honey collection centers where farmers can come and sell wild honey. It is also possible to set up industries that process vegetables and agricultural produce like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomato, fruits which can be sold in the outside market. This will help the people to get employment in industrial and service sector located in rural and semi-rural regions. तो what he want to explain here, क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है कि there are some other method to eradicate the problem of unemployment. बहुत सारे मेथड और भी मेथड हैं जिससे हम अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट कर सकते हैं. वन ऑफ देम इज़ टू आइडेंटिफाई, प्रोमोट एंड लोकेट इंडस्ट्रीज. सबसे पहले कि हम आइडेंटिफाई करें, प्रोमोट करें और लोकेट करें इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज इन रूरल एंड सेमी रूरल रीजन. तो सर्विसेज हम लोग रूरल और सेमी रूरल रीजन्स में भी, वेर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल में भी एम्प्लॉयड, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को हम लोग एम्प्लॉयड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज मेनी फार्मर्स डिसाइडेड टू ग्रो अरहर एंड चिकपी, कि बहुत सारे फार्मर जो है अरहर और चिकपी ग्रो करना चाहते हैं. तो सेटिंग अप ए दाल मिल टू प्रोक्योर एंड प्रोसेस दिस एंड सेल इन द सिटीज़ इन वन सच एग्जाम्पल. तो वहाँ पर हम एक मिल, अरहर मिल खोल देंगे और फिर प्रोक्योर और प्रोसेस करके उसको सिटीज़ में सेल कर देंगे. ओपनिंग ए कोल्ड स्टोरेज अगर हम उस एरिया में खोल देते हैं, कुड गिव एन अपॉर्चुनिटी फॉर फार्मर टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स. तो फार्मर वहाँ पर अपना प्रोडक्ट को स्टोर कर पाएंगे लाइक पोटैटोज, ओनियंस एंड व्हेन द प्राइस इज़ गुड. और उसको तब सेल करेंगे जब प्राइस अच्छी मिलेगी, कॉस्टली हो जाएगी ऑफ सीजन में. इन विलेज नियर फॉरेस्ट एरियाज़ के पास वी कैन स्टार्ट हनी कलेक्शन स्टार्ट कर देंगे वहाँ पर. सेंटर्स वेयर फार्मर्स कैन कम एंड सेल वाइल्ड हनी, जहाँ पर फार्मर्स आकर अपना हनी सेल कर जाएंगे. इट इज़ आल्सो पॉसिबल टू सेट अप इंडस्ट्रीज डेट प्रोसेस वेजिटेबल्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज, राइस, व्हीट, टोमेटो, फ्रूट्स विच कैन बी सोल्ड इन आउटसाइड मार्केट. तो इन सब चीज़ों को हम लोग स्टोर करके आउटसाइड मार्केट में उसको सेल कर देंगे, तो हमको गुड प्राइस मिलेगा, अच्छा प्राइस मिलेगा इन ऑफ सीज़न. दिस विल हेल्प द पीपल टू गेट एम्प्लॉयमेंट. इस तरीके से बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाएगा इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में एंड सर्विस सेक्टर में, हाँ, लोकेटेड इन रूरल एंड सेमी रूरल रीजन्स. Okay students, I think up to here you clear. Can you imagine that in India there are about 200 million children in the school going age group. Out of this only about 2/3 are attending schools. The rest are not. They may be at home or them may be working as child laborers. So students, we are about 200 million children in school going age in India. आउट ऑफ दिस ओनली 2/3 आर अटेंडिंग स्कूल. इनमें से सिर्फ 2/3 जो है वो स्कूल अटेंड करते हैं. रेस्ट जो है वो तो अपने घर पे रहते हैं या तो चाइल्ड लेबर का काम करते हैं. इन दीज चिल्ड्रेन आर टू अटेंड स्कूल्स वी विल रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ्स. अगर ये चिल्ड्रेन स्कूल अटेंड करते हैं तो इसके लिए मोर बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मोर टीचर की ज़रूरत पड़ेगी और स्टाफ की भी ज़रूरत पड़ेगी. अकॉर्डिंग टू द सर्वे ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया के सर्वे के अकॉर्डिंग इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नियरली 20 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन द एजुकेशन सेक्टर. लगभग 20 लाख जॉब जो है वो क्रिएट हो सकते हैं एजुकेशन सेक्टर में. सिमिलरली इफ़ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, अगर हम हेल्थ सिचुएशन को इंक्रीज़ करते हैं, वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स. तो हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, नर्सेज की ज़रूरत पड़ेगी, हेल्थ वर्कर्स की और बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. तो बहुत सारी जॉब जो है वो क्रिएट हो सकती हैं टू वर्क इन रूरल एरियाज़. दीज आर सम वेज बाई विच जॉब शुड बी क्रिएटेड. ये सम वेज हैं जिसके थ्रू हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं. एंड वी विल आल्सो बी एबल टू एड्रेस द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट टॉक अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर. तो हम और भी कुछ जो पहले प्रीवियस चैप्टर में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं. ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ suppose that every states or region has potential for increasing the income and employment for people. ये सपोज किया जा सकता है कि सभी स्टेट या रीजन में उनके पास ये पोटेंशियल है कि वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इनकम को भी और एम्प्लॉयमेंट को भी फॉर पीपल इन दैट एरिया, बट नीड्स प्रॉपर प्लानिंग. लेकिन उसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी. एंड हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से हेल्प की भी ज़रूरत पड़ेगी. फॉर इंस्टेंस सर्टेन रीजन कैन डेवलप टूरिज़्म. कुछ रीजन जो है वो टूरिज़्म भी डेवलप कर सकते हैं, रीजनल क्राफ्ट इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं और न्यू सर्विस लाइक IT. अकॉर्डिंग टू ए स्टडी ऑफ प्लानिंग कमीशन,
It is estimated that if tourism as a sector is developed, it can provide additional employment to more than 35 lakh people. कि अगर टूरिज़म डेवलप हो सकता है टूरिज़म, तो उसकी वजह से लगभग 35 लाख पीपल को भी जॉब और क्रिएट हो सकता है. वी मस्ट रियलाइज दैट द अबव डिस्कस्ड suggestion would take a long time to implement, so we need some quick measure to eradicate unemployment. तो सजेशन के अकॉर्डिंग हम ये समझ सकते हैं कि बहुत लॉन्ग टर्म लग सकता है, बहुत ज़्यादा समय लग सकता है इन सबको कंप्लीट होने में. तो इस चीज़ के लिए हमें क्विक मेजर चाहिए अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करने के लिए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? रिकॉग्नाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली मेड ए लॉ इम्प्लीमेंटिंग द राइट टू वर्क इन 200 डिस्ट्रिक्ट्स of India. It is called National Rural Employment Guarantee Act 2005, means नरेगा 2005. तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया रिसेंटली मेड ए लॉ, एक लॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है राइट टू वर्क, जिसको हम लोग राइट टू वर्क के नाम से जानते हैं, इन 200 डिस्ट्रिक्ट, जो कि 200 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया में. इसको कहते हैं हम लोग नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005. इसको 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया नरेगा के नाम से. Under NREGA 2005, all those who are able to and are in need of work have been guaranteed 100 days of employment. उनको अगर वो काम करने लायक हैं तो उनको 100 दिन का काम की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट. हाँ, गवर्नमेंट के थ्रू. इफ the government fails in duty to provide employment, it will give unemployment allowance to the people. अगर वो उनको जॉब नहीं दे पाती है तो वो उनको अलाउंस उनके बदले देगी. Under this act, preferences is given to the types of work that would help in future. और प्रेफरेंस दी जाती है उन वर्क को जो कि उनको फ्यूचर में उनकी हेल्प कर सकते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड, जिसकी वजह से प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड भी बढ़ाया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इधर डिवीज़न ऑफ सेक्टर्स एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड. डिवीज़न ऑफ सेक्टर जो है वो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में क्या है. लेट अस लुक एट द अनदर वे ऑफ क्लासिफाइंग एक्टिविटीज़ इन द इकोनॉमी. दिस लुक एज वे पीपल आर एम्प्लॉयड. व्हाट आर दीज कंडीशन ऑफ वर्क? आर देयर आर एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर फॉलोड एज रिगार्ड्स देयर एम्प्लॉयमेंट. तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उनके रिगार्ड्स के अकॉर्डिंग? तो हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू जानते हैं. कांता वर्क एज ए क्लर्क इन एजुकेशनल डिपार्टमेंट. कांता जो है वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट में वर्क करती हैं. सी अटेंड्स हर ऑफिस फ्रॉम 9 AM to 5:30 PM. 9:30 AM से 5:30 PM तक वो अटेंड करती हैं अपने ऑफिस को. सी गेट्स हर सैलरी रेगुलरली एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ. और एवरी मंथ के एंड में उनको सैलरी मिल जाती है. इन एडिशन टू द सैलरी सी आल्सो गेट्स प्रोविडेंट फंड. उनको प्रोविडेंट फंड भी मिलता है सैलरी के साथ साथ एज पर द रूल्स लेड डाउन बाय द गवर्नमेंट. जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट लेड डाउन करती है बनाती है उसके अकॉर्डिंग. सी आल्सो गेट्स मेडिकल एंड अदर अलाउंस. उनको मेडिकल और अदर अलाउंस भी मिलता है. कांता डज नॉट गो टू ऑफिस ऑन संडे. वो संडे को ऑफिस भी नहीं जाती हैं. दिस इज़ ए पेड हॉलीडे. और उनको ये हॉलीडे पेड भी मिलता है. व्हेन सी ज्वाइंड वर्क सी वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट लेटर. जब उन्होंने ज्वाइन किया था वर्क को तो उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला था स्टार्टिंग में एट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क. की वर्क उनको जो काम करना है उनको सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखे हुए थे. नेक्स्ट एग्जांपल इज़ कमल. कमल इज़ कांताज नेबर. कमल जो है वो कांता का नेबर था, पड़ोसी था. हु वर्क्स इन ए ग्रॉसरी शॉप. वो एक ग्रॉसरी शॉप में काम करता था एज ए डेली वेज लेबरर के रूप में. ही गोज़ टू द शॉप एट 7:30. वो चले जाते थे इन द मॉर्निंग एंड वर्क टिल 8 PM तक इन द इवनिंग. तो टाइम में डिफरेंसेस है. 9:30 से 5:30 और यहाँ 7:30 से 8 PM तक. ही गेट्स नो अदर अलाउंस. और उसके बदले उनको कुछ भी अदर अलाउंस नहीं मिलता था अपार्ट फ्रॉम हिज वेजेस के अकॉर्डिंग. ही इज़ नॉट पेड फॉर द डेज ही डज नॉट वर्क. और उनको जैसे उनको संडे को नहीं जाना था तब भी उनको पैसे मिलते थे, लेकिन ये अगर किसी भी दिन नहीं जाएंगे तो इनको पैसे नहीं मिलेंगे. ही हैज़ देयरफॉर नो लीव और पेड हॉलीडेज़. उनके लिए कोई भी लीव पेड हॉलीडेज़ नहीं थे. नॉर वॉज गिवन एनी फॉर्मल लेटर सेइंग दैट ही हैज़ बीन एम्प्लॉयड. और उनके पास कोई लेटर भी नहीं था कि उनको वहाँ पर एम्प्लॉयड किया गया है शॉप में. ही कैन बीन आस्क्ड टू लीव एनी टाइम बाय हिज एम्प्लॉयर. और उनको कभी भी वहाँ से निकाला जा सकता था, काम के लिए छोड़ाया जा सकता था.
Okay. In the above discussed examples, we find differences in the condition of the work. In first example, Kanta works in the sector where terms of employment are regular and people have assured work. अगर हम कांता की बात करें तो वहाँ पे सेक्टर जो था वो एम्प्लॉयमेंट का सेक्टर था, रेगुलर पेमेंट होता था और एश्योर्ड वर्क था. दिस सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ नोन एज ऑर्गेनाइज सेक्टर, और इस टाइप के सेक्टर को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर कहते हैं. हियर पीपुल आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. यहाँ पर जो पीपुल्स हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं एंड हैव टू फॉलो इट्स रूल्स, और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं, विच आर गिवन इन वेरियस लॉज, जो कि वेरियस लॉज के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, सच एज फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट हैं. तो ये सारे एक्ट बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं. शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक्सेट्रा. इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज इट हैज़ सम फॉर्मल प्रोसेस एंड प्रोसीजर. क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मल प्रोसेस है और प्रोसीजर है. सम ऑफ दिस पीपल मे नॉट बी एम्प्लॉयड बाई एनी बट मे वर्क ऑन देयर ओन, बट दे टू हैव टू रजिस्टर देमसेल्व्स विद द गवर्नमेंट एंड फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस. तो वो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होते हैं और उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के. द वर्कर्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर्स एन्जॉय सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. जो वर्कर्स होते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनके पास सिक्योरिटी होती है एम्प्लॉयमेंट की, है ना. दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क ओनली ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स. कि उनके पास फिक्स्ड आवर्स हैं, उतना ही काम करना है, उससे ज़्यादा नहीं. इफ़ दे वर्क मोर दे हैव टू बी पेड ओवर टाइम बाई द एम्प्लॉयर. अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम का भी पेमेंट उनको मिलता है. दे आल्सो गेट सेवरल अदर बेनिफिट्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर्स. और बाकी सुख भी, जैसे कि आपने देखा था कि मेडिकल अलाउंस मिलता है और फंड्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में बेनिफिट होता है. व्हाट आर दिस बेनिफिट? द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइज सेक्टर गेट पेड लीव. उनको पेड लीव भी मिलता है, जिससे संडे को छुट्टी है लेकिन उनको पेमेंट मिलेगा. पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज़, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ग्रेट्युटी मिलती है, हाँ. तो दे आर सपोज टू गेट मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलती हैं. एंड अंडर दी laws the factory manager has to ensure facilities like drinking water and a safe working environment. उसके बाद लॉ भी है कि उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले और सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट में मिले. व्हेन दे आर रिटायर्ड दीज वर्कर्स गेट पेंशन एज वेल. और कुछ सेक्टर्स में क्या होते हैं कि पेंशन्स भी मिलते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, है ना, अगर वो रिटायर हो गए तब भी. इन सेकेंड एग्जाम्पल आपने पढ़ा कि कमर्स वर्क्स इन द सेक्टर वेयर ही डज नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ द अदर अलाउंस विथ हिज सैलरी एंड हिज पे लेस. ही इज़ ओनली पेड फॉर हिज वर्किंग डेज एंड हिज एम्प्लॉयमेंट इज सब्जेक्ट टू हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी. कि सेकंड एग्जांपल में आपने पढ़ा कि उनके पास कुछ भी नहीं है ना, कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके पास. उनको कोई अदर से अलाउंस नहीं मिलना है, सिर्फ सैलरी मिलनी है, वेजेस मिलना है, और अगर वो जिस दिन काम नहीं करते उस दिन उनको पेमेंट नहीं मिलना है. तो उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट्स विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. और ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होता है ना. ऑर्गेनाइज सेक्टर स्मॉल स्कैटर्ड गवर्नमेंट. देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट ऑफन नॉट फॉलोड. रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन लोग उनको फॉलो नहीं करते हैं. देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज लीव ड्यू टू सिकनेस एक्सेट्रा. उनको कोई भी ओवर टाइम, पेड लीव, हॉलीडेज़ या सिकनेस की वजह से कोई भी बीमारी है, कुछ भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन उनको पेमेंट नहीं मिलना है. जब वो काम करेंगे तभी पेमेंट मिलेंगे. पीपल कैन बी आस्क्ड टू लीव आउट विदाउट एनी रीज़न. उनको कभी भी किसी भी समय कहा जा सकता है कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ नहीं करेंगे अब काम. व्हेन देयर इज़ लेस वर्क सच एज ड्यूरिंग सम सीजन सम पीपल मे बी आस्क्ड टू लीव. और ऑफ सीज़न में कुछ लोग, जैसे इस समय कोरोना काल चल रहा है तो इस समय भी बहुत सारे लोगों को क्या कह रहा है कि लीव ईयर दीजिए. अब बहुत सारे लोगों की नौकरी भी चली गई है. ए लॉट आल्सो डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर. हियर इज़ ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल हु आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ओन डूइंग स्मॉल जॉब्स such as selling on the street or doing repair work. Similarly, farmers work on their own and hire laborers as when they are required. तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो इनसिक्योर है और वहाँ पर तभी आपको वेजेस मिलने हैं जब आप वहाँ पर काम करोगे और एक्स्ट्रा कोई भी पेमेंट आपको नहीं मिलना है. ओके स्टूडेंट, टुडे योर चैप्टर इज़ completed. I will send you the exercise in the next video. Thank you. Goodbye.